आपके खिलाफ भी काम किया है, आपके खिलाफ भी बात की है, उस लोगों ने वो संविधान गिफ्ट किया है। तो ये मूल और मेन फोटो वो ये इसलिए लगाया है। तो जोरदार तालियों से हम ये बात को कहेंगे कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग अगर यहाँ है तो सिर्फ और सिर्फ ये संविधान की वजह से हम एक साथ बात कर सकते हैं, हम एक साथ बैठ सकते हैं, हम एक साथ बोल सकते हैं। तो ये विचार मंच यही इसी के लिए है। तो हमारे आने वाले मेहमान डॉक्टर विलास खरात सर, जोरदार तालियों से उनका स्वागत, और आप अपनी बात रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम के सदर आदरणीय हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, हमारे वरिष्ठ मित्र खास करके बिहार से आए हैं आदरणीय सतीश दास जी, और यहाँ इकट्ठा हुए तमाम बुजुर्ग भाई और बहनों, देश का जो आईन है या देश का जो संविधान है वो बहुत ही मेहनत और बहुत संघर्ष के साथ बना हुआ है। 4 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 25 नवंबर 1949 को संविधान का काम पूरा हो गया और 26 नवंबर को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को धन्यवाद देने के लिए सभी सेशन के जो सदस्य थे उन्होंने उनको धन्यवाद दिया और बाबा साहब अंबेडकर का 26 नवंबर को एक बहुत बड़ा भाषण हुआ। संविधान बनाने के लिए कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीने और 17 दिन, इतना बड़ा लंबा समय लगा। मगर यह संविधान बाबा साहब अंबेडकर को बनाने का मौका इतने आसानी से मिला है क्या? वे मुंबई में रहते थे, उनकी कर्मभूमि मुंबई है। 1946 में दस्तूर सभा यानी संविधान सभा के चुनाव घोषित हुए। बाबा साहब अंबेडकर मुंबई से, उनके संगठन का नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसकी तरफ से चुनाव के लिए खड़े हुए। तो उनके जो विरोधी लोग थे उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को केवल विरोध नहीं किया बल्कि उनको चिढ़ाया, उनको गुस्सा दिलाया और गुस्सा इन शब्दों में दिलाया, डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद है। और मुंबई से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चुनकर जाना चाहते थे, वो हार गए। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर हारने के बाद बहुत मायूस हुए। उसी साल वे लंदन गए और वहां जो मंत्री था, अब वो विरोधी विपक्ष दल का नेता था चर्चिल, उसको मिले और चर्चिल ने वादा किया था कि वो उनका पक्ष वहां पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में रखेंगे। मगर वहां भी उन्हें निराशा मिली। वो दोबारा मुंबई वापस आए और बाबा साहब अंबेडकर ने ये घोषणा किया कि अगर हमारे सहमति के बगैर और हमारे सहभागिता के बगैर अगर भारत का संविधान बनता है तो ऐसे संविधान को हम मान्यता नहीं देंगे। साथियों,
बाबा साहब अंबेडकर ऑल इंडिया के लीडर थे, उनका संगठन ऑल इंडिया में था। जब वो मुंबई से चुनाव हारे तब पश्चिम बंगाल के मुस्लिम लीडर लोगों ने, और वहां उनका संगठन था ही, तो वहां के अछूत लोगों ने, जिन्हें नमो शूद्राय कहते हैं या चांडाल कहते हैं, वहां के नमो शूद्राय लोगों ने और मुस्लिम लीडर लोगों ने, उन मुस्लिम लोगों की पार्टी का नाम भी गजब है। देखो उस समय की मुस्लिम लोगों का जो बंगाल में संगठन था, पार्टी था, उस पार्टी का नाम था प्रजा कृषक पार्टी। कोई कह ही नहीं सकते मुसलमान की पार्टी है। तो उन मुस्लिम लीडर ने और वहां के अनुसूचित जाति के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को खुलना, जसोर, फरीदपुर और बोरीसाल, इन 4 जिलों के लोगों ने वोट दिया और बाबा साहब अंबेडकर को ससम्मान संविधान सभा में चुनकर भेजा। तो यह संदर्भ को अगर समझेंगे तो यह बात सामने नजर आती है कि अगर उस समय के मुस्लिम लीडर लोगों ने, उस समय के मुसलमान लोगों ने, अनुसूचित जाति के लोगों ने अगर ये फैसला नहीं लिया होता तो क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में जा पहुंचते? साथियों, संविधान बना, बहुत लड़ाई लड़ी गई और संविधान बनने के बाद 26 नवंबर 1949 के बाद बाबा साहब अंबेडकर मुंबई आ गए और मुंबई के लोगों को निर्देश दिया गया, उन लोगों ने भी डिमांड किया, आपने बहुत बड़ा राष्ट्र का काम किया है तो हम आपका सम्मान मुंबई में करना चाहते हैं जहां आपको हराया गया। और 11 जनवरी 1950 में बाबा साहब अंबेडकर को सोने की आवरण वाली ये भारत की संविधान की कॉपी भेंट की गई और बाबा साहब अंबेडकर ने मुंबई में इसके उपलक्ष्य लगभग 2.5 लाख लोग उपस्थित थे और उन जन समुदाय के सामने उन्होंने कुछ बातें कही। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कुछ लोग मुझे ब्रिटिशों का एजेंट कहते थे। विरोध करने के लिए कितना विरोध होता था, आज भी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कुछ लोग मुझे ब्रिटिशों का एजेंट कहते थे, कुछ लोग मुझे मुसलमानों का एजेंट कहते थे, मगर ये जो संविधान बनाने का महान कार्य है ये मेरे ही हाथों से हुआ। तो बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान और संविधान का सम्मान मुंबई के लोगों ने पहली बार किया। साथियों, जिस दिन संविधान पारित हुआ उस दिन उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया, बहुत बड़ा संदेश दिया और वो संदेश वर्तमान में लागू है। उन्होंने उस संदेश में, उनके अल्फाज में उन्होंने कहा 26 जनवरी 1950 के दिन हम एक विसंगतिपूर्ण समाज में प्रवेश करने वाले हैं। राजनीति में हमारे पास समता होगी लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम हर व्यक्ति का एक वोट और हर वोट का समान मूल्य वाले सिद्धांत को मान्यता देंगे। सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हर व्यक्ति का समान मूल्य वाला सिद्धांत हम नकारते रहेंगे। इस प्रकार के परस्पर विरोधी जीवन में हम और कब तक जिएंगे? अगर अधिक समय तक हम उसे नकारते रहेंगे तो अपना राजनीतिक जनतंत्र हम खुद संकट में डालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विसंगति को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए, अन्यथा जिन्हें विषमता जनित पूरे परिणामों को झेलना पड़ता है वे बहुत परिश्रम से इस सभा द्वारा निर्माण की गई राजनीतिक जनतंत्र की संरचना को नष्ट करेंगे।
बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि भले ही आज खुशी का दिन है कि हमने हमारे आजाद वतन का, स्वतंत्र देश का एक दस्तूर बनाया, संविधान बनाया, खुशी का दिन है। बाबा साहब अंबेडकर को मालूम था कि यहां मैं जो बोलूंगा ये रिकॉर्ड में रहेगा और मेरी आने वाली हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं वो इस दस्तावेज को पढ़ेंगे तो इसके जरिए से वो संदेश दे रहे ऑन रिकॉर्ड। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हम लोग जो जनतंत्र लोकतंत्र को स्वीकार कर रहे हैं ये पॉलिटिकल लोकतंत्र है, मगर जो पॉलिटिकल लोकतंत्र है ये तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सोशल डेमोक्रेसी लागू नहीं होता। 1949 में बाबा साहब अंबेडकर ने ये लागू करना चाहिए, ये कहा लागू करना चाहिए। क्या लागू हो गया? आज हम वो दिन मना रहे हैं। क्या भारत में समानता आ गई है? साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया वो खुद चुनाव के लिए खड़े हो गए मुंबई से। और आज जैसा घपला होता है, आज जैसे गड़बड़ होती है और वो भी चुनाव आयोग के द्वारा होती है, उस समय भी चुनाव आयोग के द्वारा गड़बड़ी की गई और कुछ हजार वोटों से बाबा साहब अंबेडकर को मुंबई में हरा दिया गया। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जिसने दस्तूर बनाया, संविधान बनाया, उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर पहला केस दायर किया। 1952 के चुनाव के बाद पहला केस उन्होंने दायर किया ऑन रिकॉर्ड। चुनाव हार गए तो पुना कोर्ट है, न्यायालय पुना कोर्ट, वहां के कुछ वकील लोगों ने और जजेस लोगों ने उनको न्योता दिया कि आप पुना में आइए, आपका कोर्ट प्रीमाइसेस में एक स्पीच का आयोजन करना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने पब्लिक में भाषण दिए हैं, मगर जजेस के सामने, वकीलों के सामने पुना में भाषण दिया है और उस तारीख है 1952, 25 दिसंबर 1952। और उनका एक बहुत हिस्टोरिकल स्पीच हुआ है और उस स्पीच का उसका विषय उनको दिया गया था असली प्रजातंत्र किसे कहा जाए और उसे बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। असली प्रजातंत्र किसे कहा जाना चाहिए और इसको बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो मुझे बाबा साहब अंबेडकर का वो बात इस मौके पर याद आ रही है, उनके प्रिंसिपल याद आ रहे हैं जिन्होंने दस्तूर बनाया, संविधान बनाया, उनकी वो बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने मूलभूत 4 बातों का उसमें जिक्र किया अपने भाषण में। उसमें उन्होंने कहा कि संविधान या प्रजातंत्र की व्याख्या क्या है। तो अब्राहम लिंकन की व्याख्या है लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार यानी प्रजातंत्र। अब्राहम लिंकन अमेरिका का बड़ा तत्वज्ञ, पहला वहां का राष्ट्रपति। बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने दस्तूर बनाया, संविधान बनाया, उन्होंने एक व्याख्या की है, वो भारतीय लोगों को बताया नहीं जाता है या उस पर कोई जिक्र नहीं करते, चाहे वो एकेडमिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक जीवन में काम कर रहे लोग हैं, उनको बताया नहीं जाता। जिन्होंने दस्तूर बनाया उन्होंने प्रजातंत्र की एक व्याख्या की है। वे कहते हैं कि खून का एक कतरा भी बहाए बगैर सामाजिक आर्थिक जीवन में जो बदलाव लाया जाता है उसे प्रजातंत्र कहते हैं। कोई खून बहाने की जरूरत नहीं। बाबा साहब ने कहा प्रजातंत्र है क्या? खून बहाए बगैर सामाजिक और आर्थिक जीवन में जो बदलाव लाया जाता है यही प्रजातंत्र है।
बिहार में चुनाव चल रहा था, गोलियां उड़ाई जा रही थी, खून किए जा रहे थे, जो मार दिया गया उसके समर्थन में लोग थे। फिर जनता ने विरोध किया, जिसने गोली मारा उसको जेल में डाला और वो जेल में रहते हुए जीत गया। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं खून का कतरा बहाए बगैर सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव करने की परम पद्धति ही लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। कितना विरोधाभास है। साथियों, उन्होंने कुछ 4 शर्तें बताई है। इस मौके पर यह बात करना जरूरी है, केवल जय जयकार करने से कुछ होने वाला नहीं है। हम जय जयकार करते हैं, बाबा साहब अमर रहे। लोगों को जगाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद ये हमको अवसर मिला और हमारे सामने ये सारा डिस्ट्रॉय करने का, खत्म करने की योजना पर कुछ लोग अमल कर रहे हैं, तो हमें डटकर संविधान के समक्ष में, समर्थन में खड़े रहने की तैयारी करने की जरूरत है। ये केवल नेरल का लेवल का प्रोग्राम नहीं है, यहां से पूरे भारत में एक संदेश दिया जा रहा है। हमें एक निमित्त करना था। कुछ लोगों ने आए हैं अलग अलग जिलों से, कुछ लोगों ने कहा ऐसे एरिया में हमको बुला रहे जहाँ साधन भी कम है। फिर मैंने उनको कहा कि शिवाजी महाराज का रायगढ़ है, तो प्रेरणा देना पड़ेगा ना, कहाँ से शुरुआत करें। शिवाजी महाराज का रायगढ़ है और इसी रायगढ़ में महार था, बाबा साहब ने इसी रायगढ़ में आंदोलन किया। तो हमें हमारे संविधान को बचाने का अगर कोई संदेश देना है तो ये रायगढ़ जिले का ही हिस्सा है। साथियों, उन्होंने कहा संविधान को सफल करने की पूर्व शर्त है। नंबर 1, वो पूर्व शर्त है समाज में भयानक विषमता नहीं होनी चाहिए, शोषित वर्ग नहीं होना चाहिए। ये पूर्व शर्त बताई जिन्होंने संविधान बनाया। उन्होंने कहा क्या आज वर्तमान में गरीब लोग अंबानी के लेवल के बन गए? इसी मुंबई में एक अंबानी का इतना बड़ा महल है और उसी मुंबई में एक झोपड़पट्टी है, एशिया की नंबर 1। अब वो झोपड़पट्टी हम कहते थे बड़ी है, मगर वो झोपड़पट्टी अब गौतम अडानी को बेच दी गई है। मुंबई के लोगों को बताना पड़ता है कि मुंबई में एक बड़ी झोपड़पट्टी है धारावी। अब नई जानकारी आई कि वो झोपड़पट्टी की जगह अब गौतम अडानी को बेच दी गई है। बाबा साहब का प्रिंसिपल देख रहे हैं और वर्तमान में उसका आकलन कर रहे हैं। उस झोपड़पट्टी के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया, उन झोपड़पट्टी के लोगों को पक्के मकान बनाकर नहीं दिया गए, मगर उन झोपड़पट्टियों के गरीब लोगों की जमीन अब गौतम अडानी को दी गई है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं संविधान सफल करने की पूर्व शर्त है कि भारत में गरीब और अमीर ये दरी नहीं होनी चाहिए, विषमता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा अगर जल्द से जल्द हमने एक आर्थिक विषमता खत्म नहीं किया तो भारत में उग्रता बढ़ सकती है। भारत में उग्रता बढ़ाने का काम किया जा रहा है, अराजकता बढ़ाने का काम किया जा रहा है, मगर भारतीय प्रजा के किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। 2013 में भारत सरकार पर कर्जा था 56 लाख करोड़। 1990 में मूल कर्जा था 3.5 लाख करोड़। 2013 आते आते खत्म होना चाहिए था, वो खत्म नहीं हुआ। भारत सरकार पर, भारत सरकार, हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं, किसी पार्टी का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, हम भारत सरकार कह रहे हैं। भारत सरकार पर कर्जा हो गया 2013 में 56 लाख करोड़। 2024 में वो कर्जा खत्म नहीं हुआ, मगर नारे लग रहे भारत आर्थिक महासत्ता बन गई है, भारत विश्वगुरु बन गया है। अब विश्वगुरु कहां से बन गया? तो भारत पर अब कर्जा है 163 लाख करोड़ रुपए। यह जानकारी भारतीय प्रजा को नहीं है, मगर भारतीय प्रजा को मीडिया के द्वारा यह बताया जा रहा है भारत विश्वगुरु बन गया है। बाबा साहब का सिद्धांत के विपरीत बात है। साथियों, दूसरी पूर्व शर्त बताई कि सफल प्रजातंत्र के लिए सफलता की दूसरी शर्त है
विपक्ष का अस्तित्व होना, ये बताइए, विपक्ष होना चाहिए। अमेरिका में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मगर वहां राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है, 5 साल तक उसको झेलना ही पड़ता है। अगर ट्रंप ने गड़बड़ी किया, 5 साल झेलो, उसको बदलाव नहीं कर सकते। मगर बाबा साहब अंबेडकर ने बाइपोलर सिस्टम लाया कि सत्ताधारी पक्ष अगर निरंकुश हो जाए तो उसको अंकुश लगाने का काम विरोधी दल का होगा, और विरोधी दल को भी जनता के बीच में जाना होगा, और सत्ताधारी पक्ष को भी जनता के बीच में जाना होगा। तो भारत के संविधान की खासियत क्या है? जनता को प्राथमिकता दिया, किसी वर्ग विशेष को प्राथमिकता नहीं दिया। उनको जाना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। साथियों, विपक्ष किस लिए होता है? विपक्ष लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए होता है। मगर ऐसा अब लग रहा है कि भारत में अब विपक्ष नहीं है। कहने के लिए पार्टी कह रहे हम विपक्ष है। अगर विपक्ष होता तो अभी पिछले महीने एक नेता ने कहा, महाराष्ट्र के एक तथाकथित नेता ने कहा 2047 तक एक फलाना पार्टी का ही प्रधानमंत्री रहेगा, अब किसी को ख्वाब नहीं देखना चाहिए। बड़ी गजब की बात है। किसी ने कहा यही रहने वाले, ये जो व्यक्ति है यही 2047 तक रहने वाले हैं। क्या वो व्यक्ति अमर पट्टा लेकर आए हैं? अरे उनके तो आगे शिष्यों ने ये कहा वो मनुष्य थोड़ी है, वो नॉन बायोलॉजिकल है। अब नॉन बायोलॉजिकल का अर्थ जो है, किसी डॉक्टर को आप पूछो तो आपको जल्दी समझ में आएगा, उनको इंसान भी नहीं मान रहे हो। और भारत के संविधान की पहली लाइन में कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये संविधान हम जनता के लिए बनाया। अब इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है कि लोग उसके नेता, उसके चाटुकारी करने वाले जो नेता है, वो ये कह रहे हैं कि वो जो प्रधानमंत्री है ये नॉन बायोलॉजिकल है। ये प्रधानमंत्री पद का अपमान नहीं है, ये भारत के संविधान का अपमान है। आप करो आपके नेता की तारीफ, आपको अधिकार है। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, मगर संवैधानिक पद का अपमान किया जा रहा है। देश का एमएलए हो, देश का एमपी हो, देश का प्रधानमंत्री हो या देश का राष्ट्रपति हो, वो इंसान ही बन सकते हैं, वो बायोलॉजिकल ही हो सकते हैं, वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हो सकते। नॉन बायोलॉजिकल का अर्थ रोबोट भी होता है। क्या उस संदर्भ में कह रहे हैं? तो फिर इसके बारे में हमें चिंतन करना होगा कि वो संविधान के इशारे पर काम कर रहे हैं या दूसरे के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब कह रहे हैं विपक्ष होना चाहिए। तीसरी बात बाबा साहब अंबेडकर ने कही कि मीडिया विज्ञापन का साधन नहीं है। मीडिया जो है, प्रचार प्रसार माध्यम जो है, ये लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए इसको अधिकार दिया गया है। मगर आजकल का मीडिया ये मीडिया नहीं है, आजकल तो उसको नामकरण भी हो गया। ये मीडिया कौन सा मीडिया है? नामकरण। जो अभिनेता मर भी नहीं गया था, उसकी ब्रेकिंग खबर, मर गए, उनको श्रद्धांजलि, वो उधर से उनका वीडियो आ रहा है, मैं जिंदा हूं। मीडिया इधर श्रद्धांजलि दे रहा है, क्योंकि बिहार में क्या गड़बड़ हो रहा है उस अभिनेता की मौत की खबर से छुप जाएगा, ये इंटरेस्ट है। चौथी शर्त बाबा साहब अंबेडकर ने बताई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। बाबा साहब अंबेडकर जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किया, संवैधानिक नैतिकता चाहिए। क्या देश में संवैधानिक नैतिकता है? उन्होंने उदाहरण दिया। उस समय उन्होंने कहा अमेरिका में वॉशिंगटन वहां के राष्ट्रपति थे, वो चुनकर आ गए। दोबारा चुनाव हुआ, लोग उनके पास गए, कहा आप ही चुनाव लड़ो। तो वॉशिंगटन ने प्रजा को, अपने समर्थकों को इकट्ठा करते हुए कहा कि क्या हमेशा के लिए मैं ही चुनकर आऊं? क्या आप में से कोई चुनकर नहीं आ सकता? ये जो व्यक्तिवाद है ये घातक है हमारे प्रजातंत्र के लिए। तो वॉशिंगटन ने दूसरी बार चुनाव लड़ने के लिए मना किया और दूसरे लोगों को कहा आप चुनाव लड़ो।
तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि भारत में जो संविधान है उसके साथ हर सदस्य को नैतिकता बरतनी चाहिए, सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को भी। उन्होंने कहा हमें राजाशाह या तानाशाह नहीं चाहिए, हमें संविधान से राजा को पैदा नहीं करना है, हमें राजाशाह नहीं चाहिए, तानाशाह नहीं चाहिए, इसलिए हमने ये संविधान बनाया है। आज वर्तमान में क्या हो रहा है? 2024 में चुनाव लड़ा गया, एक एमपी ने नारा लगाया हमें 400 पार चाहिए। देखो बाबा साहब अंबेडकर कह रहे कि जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक सत्ता हो विपक्ष हो, उनको संविधान के साथ वफादार रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। मगर वो नेता क्या कह रहे हैं? हमें 400 पार चाहिए। एक पत्रकार महर्षि ने कहा अरे इतना ज्यादा बहुमत आएगा तो विपक्ष कहाँ रहेगा? अगर आपको 400 पार रहेगा तो इम्बैलेंस हो जाएगा, इतना बहुमत क्यों चाहिए? तो उसने कहा संविधान बदलने के लिए चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं कि हम आपको सत्ता दे रहे हैं संविधान के द्वारा, लोगों के वोटों के द्वारा, तो आपको किसके साथ वफादार रहना चाहिए? संविधान और संविधान के मूल्यों के साथ वफादार रहना चाहिए। मगर इसके उल्टा आज हो रहा है, संविधान बदलने की बात हो रही है। साथियों, इसलिए देश में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर ये संवैधानिक प्रक्रिया का इतिहास भी अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग सड़क पर उतरेंगे। संविधान को बचाना होगा, संविधान के खिलाफ साजिश की जा रही है, और कितनी बड़ी साजिश की जा रही है। हमारे एक मुशर्रफ साहब आने वाले थे, वो किसी कारण नहीं आए। वो आईजी लेवल के अधिकारी, आईजी पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी महाराष्ट्र का, उन्होंने लिखा कि 26 नवंबर को ही मुंबई पर हमला क्यों हुआ, जबकि ये संविधान दिन है। वो रहते तो ज्यादा क्लियर बोलते, मगर मैं उस विषय को छेड़ना नहीं चाहता हूं। तो साथियों, वर्तमान में हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है। संविधान के साथ वफादार रहने के लिए प्रक्रिया है, मगर संविधान के खिलाफ वाले जो लोग हैं उसके साथ वफादारी निभाई जा रही है। जो संविधान में लिखा हुआ है उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा है। तो साथियों, भारत में हमारे वरिष्ठ मित्र सतीश दास जी बता रहे थे कि बड़ा खेला किया गया, बड़ा षड्यंत्र किया गया है वोट को लेकर। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो 26 नवंबर को स्पीच किया उसमें वोट का महत्व समझा, 1 मैन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। बाबा साहब ने जो आर्टिकल लिखा, देखो लॉ की भाषा बहुत कॉम्प्लिकेट भाषा होती है, टेक्निकल वर्ड होते हैं। बाबा साहब ने भारत के संविधान में कितने आसान लाइन से लिखा, 1 मैन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। देखो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को समझ में, अरे मेरे लिए लिखा है कि एक आदमी होगा तो उसको एक ही वोट होगा, वो 2 बार वोट नहीं करेगा। अभी मामले ऐसे आ रहे हैं कि एक आदमी 2 बार वोट नहीं कर रहा है, 6 बार वोट कर रहा है, 10 बार वोट कर रहा है, 500 बार वोट कर रहा है। अरे बाबा साहब अंबेडकर कह रहे 1 मैन 1 वोट। संडास रूम में एड्रेस है, टॉयलेट रूम में एड्रेस है, जहां चुनाव आयुक्त का कार्यालय उसका एड्रेस है, जिसमें ऑफिसर आते हैं, रात को कोई रहता नहीं, मगर उसको ऑफिस का एड्रेस बताने की बजाय वहां लोग रहते हैं, वोट डाल रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा 1 मैन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। आज क्या किया जा रहा है, 1 मैन डबल वोट, 1 मैन 10 बार वोट। अरे बाबा साहब ने तो ऐसा संविधान नहीं अपेक्षित किया, ऐसी प्रक्रिया अपेक्षित नहीं किया। आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण देता हूं कि उनका एक संगठन था, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। लखनऊ में उनका सम्मेलन चल रहा था, संविधान बन चुका था। बाबा साहब अंबेडकर वहां गए,
वहाँ बहुत सारे लोग आए, ओबीसी के लोग भी आए बाबा साहब को सुनने के लिए, ओबीसी के नेता भी आए। बाबा साहब को कहा हम और आप मिलकर संगठन बनाए तो अच्छा रहेगा, हम ओबीसी अलग रहेंगे, आपके लोग अलग रहेंगे, ये सही नहीं है। आपने हमको वोट का अधिकार दिया, आपने हमको पूरे अधिकार दिए, हम आपको नेता मानते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने वहां पर एक भाषण में आम लोगों को समझने के लिए आम भाषा में कहा कि कल जाकर शेड्यूल कास्ट के लोग और अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग दोनों इकट्ठा आएंगे तो उत्तर प्रदेश का सीएम क्या, देश का पीएम आप लोग बनाएंगे, क्योंकि आपके वोटों की संख्या ज्यादा है। वहां एक बिन बुलाए मेहमान थे और वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश के बाद में सीएम रहे। उन नेता का नाम था गोविंद वल्लभ पंत। तो वो बिन बुलाए मेहमान स्टेज पर बैठे थे किनारे में। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा एक ना एक दिन नेहरू जी मरने वाले हैं। लोग हंस पड़े। बाबा साहब ने कहा वो कहा अमर पट्टा लेकर पैदा हुए, एक ना एक दिन मैं भी मरने वाला हूं। मैं कहा अमर पट्टा लेकर पैदा हुआ हूं, एक ना एक दिन सबको मरना है, मगर मुझे इसकी गारंटी है मैं रहूं या न रहूं, हमारे लोगों में अगर राजनीतिक समझ पैदा हो जाए, वोट का महत्व अगर समझ में आ जाए, तो इस देश की हुक्मरान कौम हम बनेंगे, क्योंकि हमारे वोटों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर उन्होंने हमारे लोगों को समझाने के लिए कहा, फिर गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग क्या करेंगे? अरे उन्होंने हमारा महत्व समझाया और हमारे लोग जिनको नेता मानते थे वही शासक बनेंगे ऐसा मानते थे, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग क्या करेंगे? बाबा साहब ने कहा वो लोग हमारे लोगों के जूते के फीती खोलने में गर्व महसूस करेंगे। बाबा साहब ने कोई असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लोकतंत्र की साधारण लोगों को समझने के लिए व्याख्या किया। आज क्या हो रहा है? आज ऐसा हुआ पार्लियामेंट खतरे में, न्यायपालिका खतरे में, ब्यूरोक्रेट्स खतरे में, पुलिस खतरे में, आईपीएस अधिकारी खतरे में, मीडिया खतरे में, महिला खतरे में, बच्चे खतरे में, कौन खतरे में नहीं है? पूरा भारत खतरे में आ गया है। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने जिस धोखे के तरफ इशारा किया था वो समय अब आ गया है। इस देश में भयंकर शोषण चल रहा है और ये शोषण गुंडागर्दी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं यहां दिल्ली से आया हूं और मैंने हमारे सतीश दास जी को बुलाए हैं, हमारी गीता पैट्रिक जी मैडम को बुलाए हैं और कई जिलों से लोग हमारे लोग यहां आए हैं। मैं इसलिए यहां पर आया हूं, क्या केवल हम लोग भाषण करें, आपको अच्छा लगे हमको अच्छा लगे, क्या इसके लिए हम इकट्ठा हो? तो आज जो ऐतिहासिक दिन है 26 नवंबर, संविधान निर्माण दिन है, ऐतिहासिक दिन है। मैं इस आम सभा में यहां दूर दराज से लोग आए हैं, सभी कम्युनिटी के लोग आए हैं और ये जो संदेश ऑल इंडिया में जा रहा है, तो मैं इस आम सभा को अपील करता हूं, यहां हमारे जो सदर है उनको निवेदन करता हूं, उनको विनती करता हूं, केवल यहां संविधान की तारीफ या महापुरुषों के त्याग का चर्चा करते हुए न उठे, आज यहां कोई फैसला करके उठे, ये मैं विनती करता हूं। क्योंकि राजनीतिक भी अछूतपन बढ़ रहा है, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, माइनॉरिटी में बहुत बड़ा समस्या क्रिएट हो रही है। सामाजिक स्तर के आंदोलन को दबाया जा रहा है, तो इस देश को कौन बचाएगा? तो इसके लिए मेरी दरख्वास्त है, मैंने कुछ चिंतन किया, उस चिंतन के आधार पर मुझे अब लग रहा है कि हमारे लोग कई संस्था बनाते हैं, कई संगठन चला रहे, चलाना चाहिए, लोकतंत्र है, मगर आप सभी संस्थाओं को, सभी संगठनों को वो अपना संगठन जारी रखे, वो अपनी संस्था जारी रखे, मगर अब एक संकट काल में हम गुजर रहे हैं। उस संकट काल से बाहर आने के लिए, उस समस्या से निजात पाने के लिए हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट की संस्थाएं, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग, उनकी संस्थाएं और माइनॉरिटी के लोग, इन सभी लोगों को और उनकी संस्थाओं को एड ज्वाइनिंग करके एक कॉमन मंच बनाना चाहिए। और मेरे जहन में, मेरे दिमाग में जो ख्याल आ रहा है उसको मैं इस आम सभा में
व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे लगता है एक तंजीम को हमें कायम करना चाहिए आज के दिन। आज का ऐतिहासिक दिन है और वो केवल एक राज्य के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए। तो साथियों, उस तंजीम का नाम मैं व्यक्त कर रहा, हो सकता है हजरत जी या हमारे मान्यवर उनके दिमाग में अलग नाम हो, मगर मेरा एक प्रस्ताव है और वो प्रस्ताव है संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति। ये ऑल इंडिया का एक तंजीम, एक संगठन हमें कायम करना चाहिए। आप लोगों से मैं राय लेना चाहता हूं, आप लोगों से मैं सहमति लेना चाहता हूं। जो लोग इससे सहमत है, एक तंजीम बनाना चाहिए और मैंने एक प्रस्तावित नाम दिया है। हो सकता है इसमें बदलाव हो सकता है उसका और कोई संस्करण हो, मगर मुझे यह लग रहा है संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति। हम असुरक्षित नहीं है, संविधान असुरक्षित है। शेड्यूल कास्ट असुरक्षित नहीं है, आदिवासी असुरक्षित नहीं है, महिलाएं असुरक्षित नहीं है, तमाम माइनॉरिटी के रिलीजियस कम्युनिटी असुरक्षित नहीं है, संविधान असुरक्षित है। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, ध्यान रखिए, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। बाबा साहब के वो अल्फाज मुझे याद आते, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर संविधान पर अमल करने वाले बदमाश और षड्यंत्रकारी लोग रहेंगे तो संविधान क्या करेगा। बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा है, तो संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उसके उद्देशिका में जो लिखी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ये फैसला करते हैं आज 26 नवंबर 2025 के दिन कि भारत के आईन को, भारत के दस्तूर को, भारत के संविधान को, जो देश को सार्वभौम रखता है, अखंड रखता है और तमाम शोषित पीड़ित लोगों की सुरक्षा की हमी देता है, न्याय समता समानता और भाईचारा प्रदान करता है, उस संविधान को सुरक्षित करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और इसलिए ये सम्मेलन के मौके पर मैं ये प्रस्ताव रखता हूं, जो लोग सहमत है वो हाथ उठाए ताकि हम पता चल सके कि हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया, संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति, ये कायम करना चाहिए। ये मुझे लगता है आज के जो हमारे आदरणीय सदर है वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। इस मौके पर आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।